स्माइल ग्रीटिंग्स। मैं स्माइलर मेघा देशपांडे, ओरिजिन स्माइल मुद्रा हीलर, सुजोग प्रैक्टिशनर एंड एजुकेटर, आज के इस इनर स्माइल टॉक शो के अध्याय 9 में आप सबका स्वागत करती हूँ। हर इंसान के जीवन में कुछ ऐसे सवाल जरूर होते हैं जिनका जवाब बाहर नहीं मिलता। वे जवाब भीतर से ही आते हैं, शांति से, समझ से और जागरूकता से। आज हम उस विषय को छूने जा रहे हैं जो हर इंसान के जीवन में कभी ना कभी जरूर आता है: भावनाएं, क्षमा और भीतर की शांति। आज का एपिसोड हमारे पिछले सभी एपिसोड से कुछ अलग और विशेष होने वाला है। इस बार बातचीत का स्वर और गहराई दोनों बदलेंगे, क्योंकि इस एपिसोड में हम अपने तीनों अतिथियों से अलग अलग प्रश्न पूछेंगे। हर प्रश्न उनकी समझ, अनुभव और दृष्टिकोण को दर्शाएगा, जिससे यह संवाद और भी समृद्ध, विविध और अर्थपूर्ण हो जाएगा। तो तैयार रहिए एक नई तरह की बातचीत के लिए, जहां हर उत्तर एक नई समझ की ओर हमें ले जाएगा। आज मैं आपका हमारे तीनों अतिथियों से परिचय करा दूं। हमारे पहले अतिथि हैं एसजेटी प्रमोद कुमार सिन्हा। सिन्हा जी इंटरनेशनल सुजोग एसोसिएशन आईएसए से सुजोग के प्रमाणित लेक्चरर हैं। उन्हें सुजोग चिकित्सा के जनक प्रोफेसर पाक जेवू द्वारा ब्रॉन्ज मेडल से सम्मानित किया गया है। वर्तमान में वे पीएचसी सरकारी अस्पताल फुलवारी शरीफ पटना में सुजोग हीलर के रूप में सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। वे सुजोग चिकित्सा के माध्यम से स्वास्थ्य, संतुलन, ऊर्जा उपचार और मानव सेवा के कार्य में समर्पित है। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रमोद जी हमारे इस एपिसोड में। धन्यवाद। हमारे दूसरे अतिथि हैं मंजूषा नागदिवे। मंजूषा जी राजनीति शास्त्र और गृह विज्ञान में स्नातक है। वे एक संवेदनशील और रचनात्मक कलाकार हैं। मंजूषा जी अपनी कला के माध्यम से समाज को सकारात्मक संदेश देती हैं। उनकी कला लोगों को सोचने, समझने और जागरूक होने की प्रेरणा देती है। वे मानती हैं कि कला केवल सुंदरता नहीं, बल्कि समाज से संवाद का एक सशक्त माध्यम है। मंजूषा जी, आपका भी हमारे इस मंच में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। स्माइल हीलिंग। थैंक यू। हमारे तीसरे अतिथि हैं स्माइलर सरिता कुमार। सरिता जी एमए मनोविज्ञान हैं और आईएसए से प्रमाणित सुजोग थेरेपिस्ट हैं। वे ट्रायोजन स्माइल मुद्रा एवं मेडिटेशन हीलिंग की प्रशिक्षित एजुकेटर हैं और पिछले 13 वर्षों से ऑनलाइन व ऑफलाइन माध्यम से लोगों को स्वास्थ्य और संतुलन की दिशा में एक मार्गदर्शन दे रही हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सरिता जी इस हमारे मंच पर। थैंक यू एंड स्माइल ग्रीटिंग्स। तो चलिए सवालों का दौर शुरू करें। मंजूषा जी, पहला सवाल मेरा आपसे है। आपके अनुसार क्षमा क्या है और हम इसे क्यों जरूरी मानते हैं? क्या आपको लगता है कि क्षमा जरूरी होती है, और अगर है तो क्यों, ना तो क्यों? जी, क्षमा बहुत जरूरी है। क्षमा अपने अंदर के अहंकार को तोड़ती है, इसलिए हमें लगता है कि क्षमा बहुत जरूरी है। क्षमा का मतलब अपने अंदर के अहंकार को तोड़ना, स्वयं पर विजय प्राप्त करना, मतलब क्षमा। अपने भीतर की जखन को कम करने के लिए, बंदिस्त शक्ति को खुला करने के लिए क्षमा जरूरी है, ऐसे मुझे लगता है। जब हम क्षमा करते हैं तो हम स्वयं से ही मुक्त होते हैं। जब हम क्षमा नहीं करते हैं तो क्रोध और कड़वाहट अपने दिल को जकड़ के लेती है, अपने मन को जकड़ के लेती है। कोई बड़ी बात हो जाती है तो उसे हम पकड़ के रखते हैं। इससे हम मानसिक लेवल पर तो सफर करते ही हैं और शारीरिक लेवल पर भी हम कई बीमारियों के शिकार हो सकते हैं। इसलिए हम किसी को क्षमा कर रहे हैं तो हम दूसरों पर ऐसा नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम शारीरिक और मानसिक दोनों को स्वस्थ कर रहे हैं। क्षमा करने से बिगड़े हुए संबंध को सुधारा जा सकता है, ऐसा मुझे लगता है और मैं महसूस भी करती हूँ।
मन ही मन होने वाले दुख से हम मुक्त हो सकते हैं। क्षमा खुद से और दूसरे से जोड़ने का काम करती है। अपने जीवन को सुधारने के लिए, अपने जीवन को आजाद करने के लिए, स्वयं का विकास करने के लिए क्षमा जरूरी है। क्षमा करना एक बार का काम नहीं है, ये रोज का अभ्यास है। और ये अभ्यास पूरा करना ही ये ध्यान के माध्यम से संभव है, ऐसे मुझे लगता है। इसलिए क्षमा ही बहुत जरूरी है। धन्यवाद। जी, आपने बहुत सुंदर रूप से इसको प्रस्तुत किया और बिल्कुल स्पष्टता से आपने यह बताया कि क्षमा दूसरों के लिए नहीं बल्कि स्वयं के लिए जरूरी है। जी बिल्कुल, क्षमा करने से सामने वाला बदल जाए यह आवश्यक नहीं है, परंतु क्षमा करने से हम अवश्य बदल जाते हैं। भीतरी जमी हुई जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वो हल्की होने लगती है। तो अब मेरा सवाल प्रमोद जी आपसे है, जब हमें किसी ने दुख पहुंचाया हो तब क्षमा न कर पाने का हमारे मन और शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? आपको क्या लगता है कि कोई प्रभाव पड़ता भी है, और अगर है तो क्या प्रभाव पड़ता है? तो धन्यवाद मेघा जी। ये क्षमा जो है वो डिपेंड करता है कि हमारा जो अपग्रेडेशन है या मेरा कॉन्शसनेस है किस स्तर का है। अगर देखा जाए कि परफेक्ट है, परफेक्ट स्माइलिंग है, इनर स्माइल अगर परफेक्ट है तो क्षमा का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। जैसे आप भगवान बुद्ध को देखें तो उनका इनर स्माइल बहुत परफेक्ट था, तो क्षमा शब्द का कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि जो भी सामने आया वो कभी उन चीज़ों का नोटिस ही नहीं लेते थे। और दूसरे लोग तो रिएक्ट करते थे बट उनको कोई तरह का फर्क नहीं पड़ता था। तो उस स्तर पर क्षमा का कोई मीनिंग नहीं है। और अब आइए सांसारिक लोगों के बीच में, तो आम तौर से क्या होता है कि हम लोग कहीं न कहीं फंसे हुए हैं। या तो हमारा पहचान है, कोई ईगो है, उस पहचान को किसी ने धक्का दिया, या आर्थिक रूप से किसी ने हमको नुकसान पहुंचाया, या फिजिकली किसी ने हमको नुकसान पहुंचाया। इस तरह से बहुत सारी बातें हैं जिसको कि हम पहले से पकड़े हुए हैं, यानी कि हम खुद ही अपग्रेडेड नहीं हैं। ऐसी स्थिति में अगर हम किसी को अगर हम क्षमा करते हैं तो इससे क्या फायदा है कि आप आन, आन, बाहरी दुनिया से हटके आंतरिक दुनिया में आप आने लगते हैं, और अंदर में आपका अपग्रेडेशन जो है वो बढ़ने लगता है। यानी कि आप बेहतर अंदर से फीलिंग आपकी आने लगती है, हल्के होने लगते हैं। लेकिन प्रश्न ये है कि अगर आपके पहचान को किसी ने धक्का पहुंचाया और आप अपनी पहचान को हमेशा ऊंचा रखना चाहते हैं, तब तो आप हमेशा उस आदमी को याद रखेंगे कि वो आदमी ने तो हमको, हमारी पहचान को ही नीचे कर रहा है, या वो आदमी बार बार आर्थिक या शारीरिक नुकसान हमको करता जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में आमतौर से क्षमा कर भी देने से ये एक कोई मतलब नहीं रह जाता है, क्योंकि आप अंदर से अपने को अपग्रेड या अपने कॉन्शसनेस को बेहतर बना लें। यानी कि आप इनर, यानी कि अगर एक शब्द में कहा जाए तो इनर स्माइल को अगर आप स्ट्रांगर कर लें, मजबूत बना लें, तो ऐसी स्थिति में वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है, बजाय कि आप क्षमा करते हैं। तो क्षमा तो फिर अगले आदमी को तो कोई मतलब नहीं है क्षमा से, आपके क्षमा से, बल्कि आपको क्षमा करके, यानी कि पहले तो उससे दूरी हट गई कि भाई चलो भाई मैं आपको क्षमा किया, यानी कि हम आप कोई नुकसान आपको नहीं पहुंचाने वाले, बट अपने को तो पहुंचा रहे हैं। अगर उसकी मेमोरी आपके पास है तो अंदर तो चलता ही रहेगा। इसलिए ये क्षमा जो है एक ये डिपेंड करेगा कि किस स्तर का हमारा मानसिकता है और हमारा पर्सनालिटी है, उस पर डिपेंड करेगा। धन्यवाद। जी बिल्कुल, आपने बहुत विचारशील बात कही कि क्षमा, अगर जो करने वाला है अगर वो नकारात्मक ही रहेगा क्षमा करने के बाद भी, यानी कि अगर वो पूर्णतः नहीं करेगा क्षमा, हम्म। तो वो ऊर्जा, जो नकारात्मक ऊर्जा है, उसको कहीं ना कहीं अंदर वो जमा होती रहेगी। और वो जो कहते हैं ना इनर स्माइल, यानी कि वो जो हाँ। आत्मा तक उसके क्षमा अगर नहीं जा आएगी तो वो अपने आप ही अंदर कहीं ना कहीं उस नकारात्मक ऊर्जा में रहेगा। हम्म। तो इनर स्माइल वाली वो जो हाँ आपने या जो एक हम्म। क्षमा है वो आनी बहुत जरूरी। बहुत अच्छी बात ओके। कही आपने।
सरिता जी, क्षमा की प्रक्रिया में जागरूकता की क्या भूमिका होती है, आपको क्या लगता है? मेघा जी, मेरी समझ से जागरूकता, अवेयरनेस का बहुत बड़ा रोल है क्षमा करने में या ना करने में। यूं कहा जाए तो क्षमा की प्रक्रिया जागरूकता में एक फाउंडेशन का रोल अदा करती है। जब हम अवेयर होते हैं, जागरूक होते हैं, तो हम अपने सोच, इमोशन और रिएक्शन पे कंट्रोल रखते हैं और उसके प्रति हम सजग होते हैं और दूसरे व्यक्ति की प्रतिक्रिया, परिस्थितियों को भली-भांति समझ पाते हैं। क्योंकि जब क्षमा आप नहीं करते हो, तो इसका सबसे बड़ा नुकसान आपको ही है, बिकॉज़ आपने क्षमा किया या ना किया, सामने वाले व्यक्ति पे उसका कोई महत्व नहीं बनता, बट यू आर सफरिंग फ्रॉम इनसाइड। बट जब इन चीजों की जागरूकता बढ़ती है, आप अवेयर होने लगते हो, तो आप स्लोली स्लोली दूसरे व्यक्ति की चीजों को समझते हो और उसको फॉरगिव कर देते हो। मेरी समझ से फॉरगिवनेस विदाउट अवेयरनेस इज लाइक मेकिंग अ हाउस ऑन अ सैंड। सो सही मायने में फॉरगिवनेस कभी भी अंधेरे में नहीं हो सकती। इसके लिए हमें उजाले की जरूरत होती है। जब मैं उजाले की बात कर रही हूँ, तो इनर लाइट की, आपके डीप कॉन्शियसनेस की, जो कि स्लोली स्लोली हमें चेंज करता है। और एवरी पर्सन हैज द पावर टू चेंज देयर सेल्फ। बिकॉज जब आप रियलिटी की बोध होती है, जब आप अवेयर होते हो, तो वास्तव में आप समझ पाते हो कि वो दर्द कहाँ था, चोट कहाँ तक पहुंची और इस चोट का असर क्या होने वाला है। क्योंकि विदाउट अवेयरनेस फॉरगिवनेस एक सुपरफिशियल एक्ट है। जेन्युइन फॉरगिवनेस हमेशा आपको एक क्लियर पिक्चर देती है। जागरूकता हमारे कॉन्शियसनेस को और बढ़ाती है और आप हमारे एक्शन रिएक्शन के बीच एक स्पेस बनाती है। एक सही जागरूक व्यक्ति आम व्यक्ति से अलग होता है और वो धीरे धीरे चेंज होता चला जाता है। जैसे हम पास्ट को कैसे देखें और आने वाला फ्यूचर को हम कैसे देखें, और वो प्रेजेंट मोमेंट को रियलाइज करता है और ये समझ पाता है कि क्षमा करना इज अ प्रेजेंट थिंग। कि आप जब अवेयर होते हो, तो ये अवेयरनेस आपको बिल्कुल सही वे में रखता है एंड यू, मतलब जिसको भी क्षमा कर रहे हो उसके लिए कोई सफरिंग नहीं होती और बड़े प्यार से बहुत स्माइल के रूप में आप उसको फॉरगिव कर देते हो। और जब आप स्माइल से किसी को फॉरगिव करते हो, तो बाकी चीजों को रिसीव करे या ना करे, आपके इनर ब्यूटी को, आपके इनर स्माइल को रिसीव जरूर करता है। थैंक यू। जी, आपने बहुत ही दुर्लभ बात कही कि बिल्कुल जागरूकता हमें भावनाओं को दबाने के बजाय उन्हें बिना जजमेंट के देखना सिखाती है। मतलब हम वहाँ पे कहीं जजमेंटल नहीं होते, वो अपने आप ही हमारे अंदर आता है अगर हम जागरूक है। तो एक जागरूक व्यक्ति, वाकई में जब कोई कहते हैं ना कि वो जागरूक व्यक्ति हमेशा डिसीजन सही लेता है, क्योंकि वो हर चीज़ के प्रॉज एंड कॉन्स को लेके चलता है। तो कहीं ना कहीं अगर उसे लग रहा है कि एक जो भी, और उससे जो भी, मान लीजिए कोई क्रोध, दुख या निराशा, उसको स्वीकार करने से उनकी जो पकड़ ढीली हो जाती है, तो अपने आप यहीं से क्षमा की वास्तविक शुरुआत हो जाती है। और जो हमारे अंदर की जो इनर स्माइल है वो अपने आप उजागर होती है। बहुत अच्छी तरीके से आपने बताया। प्रमोद जी, अब आपके लिए मेरा एक सवाल। क्या क्षमा करने का अर्थ यह है कि हम सामने वाले के गलत व्यवहार को सही ठहराते हैं? क्यों या क्यों नहीं, आपको क्या लगता है? क्षमा अगर हम करते हैं तो उसके गलत व्यवहार को सही ठहराना या गलत ठहराना, ये डिपेंड करता है कि वह व्यक्ति जो है आ, कैसा है, कहाँ तक उसका कॉन्शसनेस अपग्रेडेड है या नहीं है। आ,
बहुत सारी चीजें हैं जो कि अब उससे मान लिया कि गलत फहमी में कोई बातें ऐसी हो गई, तो वो खुद ही ग्लानि में है, यानी कि जब क्षमा मिला उसको तो फिर वो खुद ही अपग्रेड होने लगा। तो ये तो बिल्कुल डिपेंड करता है वो किसी व्यक्ति पर कि वो मतलब उसको वो क्षमा के लायक है या नहीं, या अगर उसने ज़्यादा गलती की है तो हो सकता है कि समाज उसको सज़ा भी दे। और कभी कभी तो मेरा मानना है कि सज़ा देना या उसको क्षमा न करना यह एक सोशल हार्मोनी के लिए जो है आवश्यक हो जाता है। तो अगर सामाजिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये क्षमा न करना ये एक एक यूनिवर्सल ड्यूटी के रूप में आ जाता है। जिस तरह से रामचंद्र जी ने क्षमा नहीं किया, कृष्ण भगवान ने भी ऐसा ही महाभारत में किया कि भाई जो गलती किया तो अगर उसको सजा नहीं मिलेगा तो हार्मोनी, सोशल हार्मोनी मेंटेन नहीं होगा। बट अभी का जो प्रेजेंट इशू है हमारा, वो इस बात पर डिपेंडेंट है कि इंडिविजुअली हम अपने इनर स्माइल को कैसे मेंटेन रखें, बरकरार रखें। तो तो ये सोशल हार्मोनी के लिए कार्य करना तो वो एक ड्यूटी में आ जाता है, इसलिए वहाँ पर तो इनर स्माइल ऑलरेडी मेंटेन हो जाता है। बट अगर इंडिविजुअली हम अगर किसी को क्षमा करते हैं तो उससे जो है हम अपग्रेडेड तो हो ही जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं। और अगर वो किसी व्यक्ति ने ऐसा गलती किया है तो ये डिपेंड करता है कि सोसाइटी को उससे कितना हार्म हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्या कि आप कोर्ट में देखें कि अगर जज जो है गलती का सजा, अगर फांसी का सजा न दे तो सोसाइटी में डिसहार्मनी हो जाएगी। तो फिर वहां पर जज ये ऐसा नहीं कर सकता, एज ए ड्यूटी उसको फांसी देना ही पड़ता है। इंडिविजुअली वो आदमी है बट सोशली जो है ही इज ए जज, ही हैज टू डू हिज ड्यूटी। तो ऐसी स्थिति में जो वो व्यक्ति है उसको क्या क्या उसका उसका उस पर रिएक्शन होगा, ये तो एक एक मतलब इंटीग्रेटेड अप्रोच इसमें आप कर सकते हैं, जिसमें इंडिविजुअल भी होगा, सोशल भी होगा, दोनों बातें शामिल हो जाएं और तब जा करके उसके साथ वैसा होगा। तो ये बातें हैं। ओके, जी, धन्यवाद। आपने बहुत ही संतुलन दिखाते हुए अपने विचारों को प्रस्तुत किया। बिल्कुल, क्षमा का मतलब यह नहीं कि हम सीमा मिटा दें या हम उसके व्यवहार को स्वीकार कर लें, बल्कि इसका अर्थ है कि सीमाएं स्पष्ट रखना और भीतर बोझ ना रखना। मंजुषा जी, अब अगला सवाल आपसे है। जब हम यह समझ लेते हैं कि क्षमा कमजोरी नहीं है, तो हमारी आत्मशक्ति कैसे बढ़ती है? आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि अपने अंदर के जो सहनशीलता है वो बढ़ती है, नम्रता आ जाती है और हम खुद से जुड़ने लगते हैं। खुद के प्रति और खुद के विचारों के प्रति हम जागरूक होने लगते हैं। द्वेष, क्रोध, बेचैनी, उदासीनता ऐसी नकारात्मक भावना दूर होती है। मैत्री, करुणा विकसित होती है। सकारात्मक भाव उत्पन्न होते हैं, ऐसे मुझे लगता है। हर समाज सेवा का किला टूटने लगता है, समस्या सुलझने लगती है। जब हम समझ लेते हैं कि क्षमा कमजोरी नहीं है, तो खुद से भी मुक्त होते हैं और दूसरों को भी मुक्त करते हैं। लेकिन ये सब मेडिटेशन के माध्यम से ही संभव है। इमोशनल इम्यूनिटी बढ़ती है। और इमोशनल इम्यूनिटी कहाँ बढ़ती है? ध्यान जरूरी है। इमोशनल इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ध्यान जरूरी है। क्षमा कमजोरी नहीं है, ये समझने के लिए ध्यान जरूरी है। इससे आत्म परिश्रम बढ़ता है और आत्मविश्वास भी बढ़ता है। अपने अतीत से मुक्त होते हैं, हमारे नेगेटिव विचारों की गांठें सुलझने लगती है, स्वयं की अंदरूनी शक्ति बढ़ने लगती है। इसलिए क्षमा कमजोरी नहीं है, ऐसे मुझे लगता है। जी, आपकी बातों ने विषय को एक व्यावहारिक और गहरे स्तर पर रखा है। जी, क्षमा से हमारा मन रक्षात्मक अवस्था से बाहर आता है और हम लड़ना, साबित करना या बदला लेना सब छोड़ देते हैं। और इस क्षण
ऊर्जा संघर्ष में नष्ट होने के बजाय चेतना में परिवर्तित हो जाती है वो। और चेतना में बदली हुई ऊर्जा ही तो आत्मशक्ति है, मुझे ये लगता है। सरिता जी, अब आपके लिए सवाल है। क्या क्षमा आत्मा की परिपक्वता का कोई संकेत है, आपको लगता है ये? मेघा जी, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन आपने कहा। जी हाँ, फॉरगिवनेस इज डेफिनेटली अ साइन ऑफ स्पिरिचुअल मैच्योरिटी। हमारी आत्मा की परिपक्वता ही तो फॉरगिवनेस है। और यहाँ हमारा सोल मैच्योर होता है तो बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत खूबसूरत चेंजेस। एंड लाइफ में चीजों की देखने का और समझने की चीजें ही, आपका नजरिया ही बदल जाता है। जब आप स्पिरिचुअली मेच्योर होते हो तो आपका ईगो सबसे पहले खत्म हो जाती है। जब मैंने ईगो की बात की तो ईगो खत्म होने का मतलब ये नहीं कि उसको समझ ही ना आए सही क्या है गलत क्या है। कुछ लेवल पे ईगो भी जरूरी है खुद को इस दुनिया में रखने के लिए। और इस बात की मैच्योरिटी जब हमारे आत्मा से आती है तो इस बात को हम अच्छे से समझ पाते हैं, क्योंकि मैच्योर सोल ऑलवेज चूज पीस, न कि अपनी अहंकार की संतुष्टि कि मैं ही तो सही था, बाकी सब गलत है। ऐसा नहीं, इन चीजों में बिल्कुल वो टाइम वेस्ट नहीं करता। इसके बजाय वो अपने सारे सफरिंग से मुक्त होना चाहता है। मैच्योर व्यक्ति में समझ की गहराई होती है। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल से बताती हूँ। समुद्र आपको देखने में ऊपरी तौर पे जो दिखे, पर जैसे ही आपकी उसके गहराई में जाते हो तो बिल्कुल शांत और बहुत खूबसूरत वातावरण वहां होता है। बहुत सारी प्रजातियां वहां डेवलप होती हैं। ये आत्मा भी ऐसा ही होता है, बिल्कुल शांत। और एवरीथिंग में वननेस वो देखना चाहता है। जैसे हम शांति, एक्चुअल शांति को समझ पाते हैं, वैसे ही परिपक्व व्यक्ति समझ पाता है कि सामने वाला व्यक्ति अपनी अज्ञानता और दर्द के कारण ऐसा कुछ कर गया जो दूसरे व्यक्ति के लिए सफरिंग मोमेंट बन जाती है। यहाँ परिपक्व आत्मा इस बात को समझता है और पूरी तरह से इससे वाकिफ हो करके उस व्यक्ति के लिए उसके मन में एक करुणा जन्म लेती है। आत्मा की परिपक्वता हमेशा दूसरों को माफ करता है और वो उस पर्सन को वहां से निकालने की कोशिश करता है। मीन्स उसको उस सफरिंग से निकालना चाहता है, बिकॉज उसे पता होता है कि इस अगर ये सफरिंग में रहेगा तो इसे ही आगे जाके प्रॉब्लम होगी। तो मेच्योर सोल सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है और वह जानता है कि क्षमा ना करने से सबसे ज्यादा नुकसान तो उसी का है। क्रोध, द्वेष में जीना लाइक का ड्रिंकिंग अ पॉइजन होता है। जब सेल्फ रियलाइजेशन होता है तो वह बहुत ही इजीली किसी को भी माफ कर देता है और सारे सफरिंग से लिबरेट हो जाता है। यहाँ जब हमने लिबरेट की बात की, ये लिबरेशन बहुत खूबसूरत वर्ड है और ये लिबरेशन एक दिन से नहीं आता। उसके लिए उस आत्मा को बहुत काम करना पड़ता है अपने आप, अपने माइंड और बॉडी को समझते हुए इनर पावर को पूरी तरह से जानना होता है। और वो मेडिटेट करता है और इस बात को खुद को जानता है। पर क्षमा का मतलब हमें ये भी समझना पड़ेगा कि किसी का दुर्व्यवहार या फिर आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाना नहीं होता है, ना कि सीमाओं में बांधना होता है। और यहाँ हमें जो भी समझना पड़े, ये भी समझना पड़ेगा कि फॉरगिवनेस एक प्रोसेस है जो कि एक दिन में नहीं आती है। वो धीरे धीरे चेंज होता है व्यक्ति और आती है और उसका विस्डम खुलता चला जाता है और वो अपनी आत्मा की आवाज को सुनता है और वो मेच्योर आत्मा उसे पूरी तरह से चेंज कर देती है। सो यहाँ हम ये कहेंगे कि क्षमा में हमारी आत्मा का बहुत बड़ा रोल है।
मेरी समझ से इतना मैं अभी आपको बोल पाती हूँ. इट इज वेरी गुड और एनीवन कैन अचीव देयर गोल थ्रू देयर इनर पावर एंड स्माइल. अगेन थैंक यू. जी, आपने बहुत शांत और साफ ढंग से अपनी बात रखी। बिल्कुल, आत्मा की परिपक्वता हमें ये एक संकेत ही है, आत्मा की परिपक्व है कि क्षमा की करने की उसकी वो कैपेसिटी है, वो कैपेबिलिटी है। नहीं तो क्षमा करना भी बहुत आसान नहीं है। तो क्षमा जो वही कर पाता है जिसकी आत्मा वाकई में परिपक्व हो, और यही तो एक संकेत है। और यही हमें आज की जनरेशन और आज का जो सिनेरियो है, अगर उसकी बात करें तो उसमें भी कहीं ना कहीं वो क्षमा का जो एक फॉरगिवनेस का जो एक एक पल है, वो शायद कहीं ना कहीं सबसे धीरे 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 कम होता जा रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं वो ईगो हर एक की आगे आ रही है कि मेरे पास तो सब कुछ है, तो मैं क्यों झुकूं। तो क्षमा छोड़ना है, और वो छोड़ना आ जाए तो वाकई में बहुत ही हमारा यह संसार भी सुधर जाए। बहुत अच्छी बात कही आपने। सरिता जी, अगला सवाल भी मेरा आप ही से है। क्या स्माइल मेडिटेशन क्षमा की प्रक्रिया को आसान बना सकता है? क्या ये एक माध्यम बन सकता है? जी मेघा जी, आपने बहुत खूबसूरत बात बोली. स्माइल स्माइल खुद में ही एक वर्ड है हार्मनी की. और इस स्माइल को वर्ड सुनते ही मेरे दिमाग में बहुत सारी चीजें आने लगती हैं. जैसे अगर हम 20 साल पहले मैं अपनी बात करूं, तब मैं इग्नोरेंट थी. मुझे स्माइल के विषय में पता नहीं था. अपने ईगो में ही जीना, लोगों को सब चीजें नहीं समझना. लेकिन जैसे पहले मैं सुजोग में आई, सुजोग में चीजों को सीखा, फिर ट्रायोडिजन भी पढ़ा, और ट्रायोडिजन के बाद ओरिजिन स्माइल मेडिटेशन में आई. मेरी समझ से स्माइल एंड ये अपग्रेडेड वर्जन है. आपने जितना भी पढ़ा ट्रायोडिजन का अपग्रेडेड वर्जन है कि एक न्यूट्रो कॉन्सियसनेस है. व्हेन जब हम न्यूट्रो कॉन्सियसनेस की बात करते हैं तो वहां सब कुछ है. एवरीथिंग इज देयर. और ये वर्ल्ड ब्यूटीफुली इस न्यूट्रो कॉन्सियसनेस से तो चल रही है. जहां हम स्माइल की बात करें, जब हमारे प्रोफेसर पाक जेबू ने पहली बार स्माइल वर्ड का कहानी सुनी थी, और फिर उन्होंने रियलाइज किया कि मुझे इस वर्ल्ड को बहुत कुछ देना है. ही मेडिटेटेड फॉर 21 डेज लगातार साइप्रस में. हम सबको पता है वो चीजें. और फिर उन्होंने इस वर्ल्ड को इस ब्यूटीफुल न्यूट्रो कॉन्सियसनेस के साथ ट्राइजन में और इस स्माइल मेडिटेशन को किया, क्योंकि ये अवेकनिंग है. हर व्यक्ति के लिए अवेकनिंग है स्माइल. मेरी समझ से मैं स्माइल मेडिटेशन को इस तरह से बताना चाहूंगी कि स्माइल मेडिटेशन एक मेंटल स्टेट है. यूं कहे तो नीट्रो परफेक्शन है, जिसमें मेडिटेटर अपने कॉन्शियस लेवल को जागरूक करता है, उसे एक्टिव करता है, अपने जीवन को समझकर संपूर्णता को पाना चाहता है. या हम कह सकते हैं कि वह अपने इनर स्टेबिलिटी को ग्रेसफुली पाना चाहता है. और जब व्यक्ति माइंड लेवल पे जागरूक होता है और परफेक्ट होने लगता है, तो स्माइल मेडिटेशन से वह उसके अंदर ओरिजिन स्माइल का विस्डम खुलती है. इस तरह से धीरे धीरे वो व्यक्ति इस वर्ल्ड को देखने का नजरिया बिल्कुल चेंज हो जाता है उसकी नजर में, और वह हर स्तर पे जागरूक होता जाता है. उसके अंदर दूसरों के लिए क्षमा का भाव, कंपेशन, काइंडनेस जैसी ब्यूटीफुल न्यूट्रो इमोशंस जागने आने लगती है, और वो पूरी तरह से इस चीज को समझना चालू कर देता है. अपने अंदर झांक सकता है, अपने सामने वालों की सारी परिस्थितियों को समझ सकता है, और माफ करता चला जाता है विदाउट सफरिंग. कभी भी माफी का मतलब ही है कि दूसरे को सफरिंग से निकालना और खुद भी सफरिंग से मुक्त हो जाना. जैसे कि मैं हीलर हूँ और मेरे पास पेशेंट आते ही रहते हैं. समटाइम हम देखते हैं कि जब जब हमारे पास पेशेंट आता है, तो जब हमारा एक
विधा है इस स्माइल में मेडिटेशन में कि हम उसके क्वेश्चन से उसकी सफरिंग को कॉज तक पहुंचते हैं। समटाइम हम फील करते हैं कि इसके अंदर ही तो कॉज है, फिर हम उसकी मुद्राएं देते हैं और उसको मेडिटेट करा देते हैं। जब हम उसको मेडिटेशन की प्रक्रिया में स्लोली स्लोली, मैं ये नहीं कहूंगी कि डे 1 में ही मैं हम उसको न्यूट्रो कॉन्सियसनेस तक पहुंचाते हैं, बिकॉज पॉसिबल ही नहीं है। हेट्रोहोमो से तो गुजरना ही पड़ेगा सबको। उस तरह से धीरे धीरे करते करते आफ्टर फ्यू सेशंस जब हमें पता चलता है कि इस व्यक्ति में चेंजेस आने लगी है, तो जब हम उसको याद दिलाने की कोशिश करते हैं जिस जो सफरिंग लेके आया था वो, तो बंदा उस बात के लिए बोलना भी नहीं चाहता और उस पे वो बिल्कुल बात करना नहीं चाहता। इस तरह से स्माइल मेडिटेशन उस व्यक्ति को बदल देता है। स्माइल मेडिटेशन वास्तव में बहुत खूबसूरत और इजी वे है कि हम अपने आप को समझे, दूसरों को समझे और अपना पर्पस तक पहुंचे। ये तो हम सबको पता है कि हम सब लिविंग विंग में माइंड, बॉडी और सोल होती है, तभी एक बहुत खूबसूरत सी लाइफ बनती है। स्माइल हम सबके अंदर डे 1 से मौजूद है, पर हमें पता नहीं होता। जो कि जब आप मेडिटेट करते हो, जब स्माइल मेडिटेशन करते हो, तो यू कम टू नो अबाउट योर सेल्फ। बिकॉज फर्स्ट स्टेज ही, मेडिटेशन का फर्स्ट स्टेज ही ये है, सेल्फ को जानो, अपने आप को जानो। जब तक आप खुद को नहीं जानोगे, आप सामने वालों को नहीं जान सकते। सो स्माइल हम सबके अंदर हमेशा मौजूद है और प्रैक्टिस दर प्रैक्टिस ये हमारे अंदर खुलता चला जाता है, हमारे अवेयरनेस को और मजबूती देती है। हमारी विजडम, नॉलेज सब धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। व्यक्ति रियलिटी को समझ पाता है, दूसरों को समझ पाता है, तो ये तो शाश्वत ही है कि जागरूक व्यक्ति क्षमा की प्रक्रिया के साथ अपने लाइफ को बिल्कुल आसान कर देता है और सच्चाई को जान पाता है। और जागरूक व्यक्ति दूसरे को बहुत इजीली माफ कर देता है और स्माइल मेडिटेशन बहुत बड़ी भूमिका उसमें निभाती है। और स्लोली स्लोली एवरीथिंग बिकम अ स्माइलिंग इन अ परफेक्ट वे। इनर स्माइल जैसे जैसे मेच्योर होती जाती, खुलती चली जाती है। आपको लोगों से बोलने का, बैठने का और सोचने का नजरिया अपने आप चेंज होता चला जाता है। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि आपको किसी बात की कोई सफरिंग ही नहीं होती, बिकॉज अब कभी पास्ट में नहीं होते, कभी फ्यूचर में नहीं होते। बस प्रेजेंट मोमेंट में अपने आप को बहाते चले जाते हो। यही तो ब्यूटी है लाइफ की। और तब जब स्माइल कॉन्सियसनेस में होते हो, तो आपको किसी चीज की कोई डर नहीं होती। तो हम इसको बहुत अच्छे से बोल सकते हैं कि स्माइल हमें किसी को भी क्षमा करने में बहुत मदद देती है। थैंक यू सो मच। जी, ये जो आपने बात कही है केवल सटीक ही नहीं परंतु बहुत मूल्यवान बात कही आपने। स्माइल मेडिटेशन सच में वो हमें कोई सिखाता नहीं, परंतु वो अपने आप हम में आती है सहजता से, बिल्कुल। और स्माइल मेडिटेशन करे करता ही क्या है, लिबरेट। और जब लिबरेट ही हो जाते हैं हम, तो उसमें क्षमा का तो कहीं, क्षमा तो उसके लिए बहुत ही छोटी चीज हो जाती है फिर, जो अपने आप ही आ जाती है। सहजता से ही सब कुछ होने लगता है। तो स्माइल मेडिटेशन वाकई में एक ऐसा माध्यम है जिससे हर कोई, चाहे जो इससे अनजान भी है, परंतु अगर स्माइल मेडिटेशन करता है तो अपने आप को जानने में और दूसरों को जानने में भी बहुत अच्छे से वो हर एक लेवल पे काम कर पाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रमोद जी, आपके लिए सवाल है मेरा। ट्राइरेजन साइंस के अनुसार क्षमा से मन की भावनाएं कैसे ठीक होती हैं? प्रोफेसर ने जो हमें इतना सुंदर ट्राइरेजन दिया है, स्माइल मेडिटेशन दिया है, तो ट्राइरेजन साइंस, इसको आप ऐसे कैसे समझा सकते हैं हमें? यस, धन्यवाद मेगा जी। ये अगर इसको हम क्षमा को ट्राई ऑरिजिन साइंस के तहत हम देखें, तो पहली बात तो ये है कि ट्राई ऑरिजिन साइंस जो है या ट्राई ऑरिजिन जो है वो आधारित है हेट्रो, होमो, न्यूट्रो और न्यूट्रो, ये चार शक्तियों पर ये ट्राई ऑरिजिन आधारित है। ये ट्राई ऑरिजिन ही नहीं बल्कि पूरा सृष्टि जो है, पहले से भी इसके बारे में
बहुत शास्त्रों में लिखा हुआ भी है। लेकिन जिस परफेक्ट तरीके से प्रोफेसर पार्क जी ने बताया हम लोगों को, उतना परफेक्ट और उतना ही तोड़ तोड़ के जो एनालिसिस है वो कहीं नहीं मिलता है। ये तो बात सही है, किसी शास्त्र में उतना बढ़िया नहीं मिलता है जिसमें स्पष्ट तौर से ये हम लोगों को मिलता है। इसलिए अब इस आधार पर अगर कोई एनालिसिस करे तो हर चीज का एनालिसिस हो जाएगा, जिसमें कि क्षमा भी है। तो पहली बात तो ये है कि हमको क्षमा देखने में दो पार्ट देखना होगा कि हेट्रो कौन है और होमो कौन हुआ। तो दूसरा आदमी हेट्रो हो गया और आप होमो हो गए, और अगर किसी ने गलती की और उसको आप अपने दिमाग से पावर देते चले गए, तो आप अपने अंदर हेट्रो को बढ़ाए, जिससे आपका जो मानसिक तौर से जो इम्बैलेंसेस हुआ उसका शरीर पर भी प्रभाव पड़ने लगता है। और दूसरा प्रभाव, ये तो पर्सनल हुआ, दूसरा सोशल होने लगता है, क्योंकि आपने कहा कि भाई तो हम तो तुमसे बदला लेंगे, तुमको तो मैं परेशान कर तुमको तो छोड़ूंगा नहीं। अगर ऐसा आप कहते हैं तो अगला को भी डिसबैलेंस किए हैं, वो तब तक वो परेशान रहेगा जब तक आप क्षमा न कर दें। तो इसका मतलब है कि दोनों पार्ट जो है, जो अगला आदमी हुआ और आप व्यक्तिगत रूप से, दोनों आदमी के बीच का एक संतुलन क्रिएट करता है। यानी कि ट्रायोर्जिन जो है से देखा जाए तो क्षमा एक न्यूट्रो प्रोसेस को इस्टेब्लिश करने में काफी मदद कर रहा है। तो ये बात हो गई। और दूसरी बात है कि यह ट्रायोर्जिन साइंस से देखा जाए तो हम बीते हुए चीजों में उलझते हैं, तो वो होमो पार्ट हुआ, और भविष्य की चीजों में चिंताएं करते हैं, डरते हैं, तो वो हेट्रो पार्ट हुआ। और वहां अगर देखा जाए तो बैलेंसिंग कहाँ आता है, न्यूट्रो, जो कि प्रेजेंट मोमेंट में है। और इसीलिए प्रेजेंट मोमेंट को गॉडली कहा गया है, क्योंकि इसमें न्यूट्रो भी है, और न्यूट्रो है तो वहां पर न्यूट्रो भी होगा। और हेट्रो और होमो है, हेट्रो होमो भी प्रेजेंट में है, बट वो बड़ा संतुलन में है। हेट्रो होमो दोनों है, बट ये यानी कि चारों संतुलित अवस्था, यानी कि ये गॉडली चीज हो जाता है, प्रेजेंट जो है गॉडली हो जाता है। और बदले की भावना हमेशा बीते से रिलेटेड होता है। इसका मतलब है कि आपने बीती हुई बातों को आप बल चले जा रहे हैं, उसको ऊर्जा दे रहे हैं, उसके बारे में जितना आप ध्यान कर रहे हैं, इसका मतलब उसको आप ताकत दिए जा रहे हैं। यानी कि आप अनबैलेंस होते चले जा रहे हैं बीती हुई चीजों को याद करके। तो ये बीती हुई चीजों को भूलने में काफी मदद करता है क्षमा करने से, और दूसरे को तो वो देता ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको प्रेजेंट मोमेंट में लाने में ये मदद किया। यानी कि आपके फुल कॉन्शसनेस से इनर स्माइल या स्माइलिंग, पर्सनल स्माइल और सोशल स्माइल, दोनों को ये स्ट्रेंथन करता है। ये जो ट्रायोर्जिन से अगर इसको देखा जाए तो दोनों पर इसका बड़ा ही अच्छा पकड़ है। तो ये इसको ट्रायोर्जिन से इसका एनालिसिस मेरे ख्याल से इस तरह से किया जा सकता है। थैंक जी बिल्कुल, आपकी व्याख्या वाकई में विषय को बहुत गहराई में समझने की मदद करती है, बिल्कुल। जी मुझे भी यही लगता है कि ट्रायोरिजन, क्योंकि क्षमा क्या है, ये माइंड माइंड से रिलेटेड है। और हमें ट्रायोरिजन में माइंड के हमारे चार कंपोनेंट्स जो प्रोफेसर ने हमें दिए हैं, जिसमें स्पिरिट, इमोशंस, रीजंस और इंटेंशंस हैं। जब हम इसको अच्छे से समझने लगते हैं तो हम अपने माइंड को भी बहुत अच्छे से समझने लगते हैं। और जो माइंड से जो उपज है, ये जो क्षमा न करना या क्षमा करना, ये कहीं ना कहीं माइंड का जो काम है। जब हम अपनी स्पिरिट, दूसरे की स्पिरिट को समझने लगते हैं, जब हम अपने इमोशंस और दूसरे के इमोशंस को समझने लगते हैं, रीजंस को समझते हैं, तो अपने आप वो हमारे अंदर एक भाव आ जाता है, जिससे ट्रायोरिजन से जब हम इसे समझते हैं तो एक परफेक्टनेस के साथ समझते हैं, एक यू। सिस्टमैटिक तरीके से समझते हैं, सिस्टमेटिक, क्योंकि एक लॉजिकल। यूनिवर्सल यूनिवर्सल मॉडल ऑर्डर है ट्रायोरिजन, जो हमें हर चीज को समझाने में बहुत मदद करता है। तो क्षमा तो समझा ही सकता है बहुत अच्छे तरीके से। बहुत ही आपने बात कही, और हम इसको समझ भी सकते हैं, जैसे ट्रायोरिजन से, स्माइल मेडिटेशन से, अपनी स्माइल मुद्रा, स्माइल ब्रेथ और स्माइल मंत्र, इनसे भी हम इन सबको समझ सकते हैं, सुजोग से समझ सकते हैं कि हमारी अंदर की जो मन है उसे हमें कैसे समझना है और उसे हमें कैसे स्माइलाइज करना है। भले। बहुत अच्छी बात कही आपने। मंजूषा जी, आपके लिए मेरा सवाल है, कला, आप तो कला से जुड़ी हुई हैं, तो कला करने से नकारात्मक भावना को छोड़ना
कैसे आसान होता है, आपको क्या लगता है? जी, पहले तो कला क्या है ये समझना बहुत जरूरी है। कला एक सृजनशील अभिव्यक्ति है। रस, भाव और रूप की एक सुंदर प्रतिकृति मतलब कला है। बहुत लोगों को लगता है कि ध्यान आंखें बंद करने से ही संभव है, लेकिन सच्चा ध्यान तो वही है जिसमें मन की पूरी तरह से जिसमें मन पूरी तरह से वर्तमान में डूब जाए। और यही अनुभव एक सच्चा कलाकार अपनी कला के माध्यम से जीता है और महसूस भी करता है। कला का संबंध सिर्फ हाथ या तकनीक से नहीं होता, बल्कि कला मन की उपस्थिति से पैदा होती है। जब एक कलाकार कुछ सृजनात्मक कृति करने लगता है, जैसे कि पेंटिंग, रंगोली या कोई रचना, तो उसका मन विचारों के शोर से मुक्त होने लगता है। उसका ध्यान कहीं बाहर नहीं भटकता। उसका मन एक एक रंग, एक लय से बन जाता है। और इसी अवस्थाओं को कहते हैं एकाग्रता की ध्यान अवस्था। मन की वृत्तियों को शांत हो जाना ही योग है। कला भी यही कहती है। जब हम कोई सृजन करते हैं तो मन शांत होने लगता है। ये ध्यान नहीं तो और क्या है, क्योंकि जहाँ मन शांत वही ध्यान है, और जहाँ ध्यान है वही कला जीवित होती है। कलाकार भी साधना करता है। जब भी मैं रंगोली की रेखाएं खींचती हूँ, मैं उस रेखाओं को उतारती हूँ, रंगों से बातें करती हूँ, तो बिना बोले अपनी भावनाओं को एक रंगोली के माध्यम से नया रूप देती हूँ। बिना बोले मौन होकर अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करती हूँ। ध्यान में जैसे अहंकार टूटता है ना, पिघलता है, वैसे ही सच्ची कला में कलाकार गायब हो जाता है और रहती है सिर्फ रचना। नव निर्मित जन्म लेती है। जब हम कुछ रंग कागज पर रचते हैं या जमीन पर रंगों को सजाते हैं, तो हम अपने भीतर की दुनिया को बाहर लाते हैं। सृजन हमें भीतर से साफ करता है, मन को हल्का करता है, मन को शांत करता है। हम स्वयं से डूब जाते हैं। वहाँ सिर्फ सृजकता नहीं रहती, वहाँ नकारात्मक का भाव खत्म हो जाता है। एक नवनिर्मित जन्म लेती है। जिस कल जिस कलाकार ने यह समझ लिया, से ध्यान और कला ये दोनों अलग बातें नहीं लगती। ध्यान भीतर जाने का मार्ग है। ध्यान भीतर जाने का मार्ग है, और कला भीतर से बाहर आने की अभिव्यक्ति है। जिस कलाकार ये समझ लिया, उसके लिए सृजनशील कला नहीं है, बल्कि आत्मिक साधना बन जाती है। यहाँ सृजनशीलता है, वहाँ नकारात्मकता टिक नहीं सकती। इसलिए कला देखने की चीज नहीं है, बल्कि जीने की प्रक्रिया है। अगर जहाँ पर सबसे अहम पद आता है मौन का। मन की सृजन मन बहुत सृजन बन जाता है, और कला का जन्म ही शोर में नहीं होता, वो गहरे मौन में होता है। इसलिए मैं कला को इस प्रकार जीती हूँ और जीना भी चाहती हूँ। धन्यवाद। जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। कला भी तो एक ध्यान ही है, और जब हम ध्यान में होते हैं तो अपने आप जो सही होता है वो सहजता से हो जाता है। आज सभी वक्ताओं की बातों से एक बात बहुत स्पष्ट होकर सामने आती है कि क्षमा कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि चेतना है, जागरूकता से उपजा हुआ स्वाभाविक, ये हमारा बिल्कुल स्वाभाविक नेचर है जिसे हम कहते हैं। जबकि जब मन शांत होता है, श्वास संतुलित होती है और मुस्कान भीतर से उठती है, तब क्षमा प्रयास नहीं रहती, परंतु वो एक सहज, बिल्कुल आज हमारे, और बिल्कुल सहजता से, जैसे आज आपने सबने बताया, बिल्कुल सहजता से अपने आप आती है। तो आज सभी वक्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, और हमारे श्रोताओं का भी धन्यवाद जो हमारे विचारों को सुन रहे हैं। परंतु आपसे निवेदन है कि आप भी अपने विचारों को स्पष्ट करें और बिल्कुल हमारे सामने रखें।
यूट्यूब के इस कमेंट बॉक्स में आप अपने विचारों को हम तक पहुंचा सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उससे भी आप, उस माध्यम से भी आप हम तक पहुंच सकते हैं। और आपके विचार हमारे लिए बहुत बहुत मूल्यवान है। तो आप ज़रूर अपने विचारों को हम तक ज़रूर पहुंचाएं। और आप इसी के साथ मैं आप सबको एक स्माइल नमस्ते, स्माइल बाय कहना चाहूँगी। नमस्ते। और इसी मुस्कान और कृतज्ञता के साथ आज हम इस सत्र को विराम देते हैं। और अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, फिर कई नई बातचीत होगी और फिर से इनर स्माइल को उजागर करने की हम बातें करेंगे। तब तक के लिए पूरी इनर स्माइल स्पिरिट की टीम की तरफ से मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद।